अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक नया शो लेके हाज़िर हो चुके हैं। आज का जो दिन है वो मुझे ऐसा लग रहा था, पता नहीं आप लोगों को भी फील हुआ नहीं हुआ, सुबह सुबह धूप भी सही से नहीं निकली, हल्का सा ठंडा भी था, तो कुछ इस्लामाबाद जैसा माहौल बना हुआ था। इस्लामाबाद जैसा माहौल अगर आप सड़क की तरफ ना देखें तो लग रहा होता आसमान की तरफ और दरख्तों की टॉप की तरफ देखें तो ही फील होता है, क्योंकि जैसे ही हम नीचे आते हैं तो कराची का जो है वो अपना ट्रेडमार्क कुछ चीज़ें हैं जिसमें धुआं, रश, ट्रैफिक, टूटी सड़कें, कचरा, फिर भी कराची कराची है। अभी पिछले दिनों किसी से बात हो रही थी कि वो कहीं और से आके कराची में शिफ्ट हुए और शुरू में तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा ये क्या है, मैं ये कहाँ आ गया। पंजाब वाले लोगों को थोड़ा सा सुकून की आदत होती है, बट लेटर ही सेट के एक बार कराची जो आ जाए तो फिर उसका दिल कहीं नहीं लगता। जो बड़े शहर होते हैं उनकी खासियत यही होती है, जैसे अगर आप न्यूयॉर्क की बात करें, कराची की बात करें, मुंबई की बात करें या इस तरह के जितने भी बड़े शहर हैं, वहाँ पे इसलिए आपका दिल लग जाता है कि दो तीन वजूहात हैं। एक तो वो शहर बनते ही इसीलिए हैं कि तमाम कल्चर को, तमाम किस्म के लोगों को समेट के रख सकें, क्योंकि वहाँ कारोबार होता है, वहाँ पे दूसरे और मौके होते हैं। फिर बड़ा शहर होता है तो अक्सर बड़े शहर रात को जागते हैं, तो बहुत सारे लोग जो इंसोम्नियाक हैं या बहुत सारे लोग जो लेट इवनिंग में फारिग होते हैं और वो किसी ऐसे शहर में रहते हैं कि लोग यहाँ तो 8 बजे के बाद दुकानें बंद हो गई, तो अगर वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है तो और उनका मूड डाउन हो जाता है। तो हमारे जैसे शहर होते हैं ना, बड़ा शहर, हसल बसल वाला, वो और रातों को जागने वाला शहर, लोगों का दिल इसीलिए लगता है कि मूड कभी ऑफ ही नहीं होता। देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट। आप किसी भी वक्त बाहर निकल जाएं, कोई ना कोई दुकान खुली होगी, आपका मसला हल हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको खाने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो इट्स जो हसल बसल है इसकी हमें दरअसल आदत हो जाती है, और इसीलिए फिर हमें कचरा या हमें ये टूटी सड़कें और धुआं और दूसरे मसाइल उतने बुरे नहीं लगते हैं, लेकिन हम फिर मिस भी करते हैं किसी सुकून की जगह चले जाए। हमें सुकून की आदत नहीं रहती। आज मेरी सुबह मैं जिस गाड़ी में आ रही थी तो मैं ड्राइवर से गुफ्तगू हो रही थी, तो हम गप्पे लगाते हुए आते हैं ज़ाहिर है रोज़। तो आज हम एक बात कर रहे थे, उससे एक मेरे जहन में एक टेक अवे आया। हम यही बात कर रहे थे कि कराची पर से ही बात कर रही हूँ कि हर साल तूफ़ान आ रहा होता है और लोग पहुँच जाते हैं सी व्यू पे तूफ़ान देखने के लिए। तो मैं कहती अगर हम तूफ़ान देखने पहुँच जाएँ और उसके बाद वाकई तूफ़ान आ जाए तो उस मौत का ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या वो नागहानी होगी या वो ख़ुदकशी की मौत होगी? इंसान की जो सबसे बड़ी दुश्मन है ना, उसकी अपनी जहालत होती है। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे कोई सेहत का मामला हो, आपस के कोई फैमिली के इश्यूज़ हों, डिसीजन मेकिंग हो, अगर इंसान के अंदर जहालत बसी हुई है या इंसान के अंदर नई चीज़ें सीखने की लगन नहीं है या उसके अंदर नॉलेज को हासिल करने की चाह नहीं है, वो हमेशा ज़िंदगी में आप देखें बेजार, परेशान और बेवकूफ़ी के फ़ैसले करता हुआ नज़र आएगा। आपका जो दिमाग है ना, या आपका जो माइंडसेट है, वो इतना ज़रूरी होता है, या उसका वाइज, आपको वाइज होना या आपको नॉलेजेबल होना इतना ज़रूरी होता है कि ये नहीं कि ये चॉइस नहीं है। हम अक्सर हम लोगों को लगता है फैमिली का एक शख्स बड़ा वाइज है, अरे भाई वो तो हर वक्त पढ़ते रहते हैं या उनको तो दुनिया की खबर होती है, मैं तो इतना ख़बरें नहीं जानता। ये जो अवेयर शख्स है उसको आपको पता है कहाँ फ़ायदा होता है? एक तो फ़ायदा होता ही है कि सबको बिठा के ज्ञान देता रहता है, लोग बड़े इंप्रेस रहते हैं। दूसरा, उसको सारी ज़िंदगी डिसीशंस लेने में बहुत आसानी होती है। वो हम सारा दिन कोई ना कोई फ़ैसला ले रहे होते हैं, छोटे छोटे फ़ैसले कि मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं से लेके बच्चों को कौन से स्कूल में डालूं, कहाँ शिफ्ट हूं, अगर मैं इमिग्रेशन अप्लाई कर रहा हूं तो कहाँ कर रहा हूं। सुबह शाम रात दोपहर हमारी पूरी ज़िंदगी फ़ैसले लेते हुए गुजरती है, और अगर वो फ़ैसले कोई बेवकूफ़ शख्स ले तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। वो कहता है कि लो मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। और वही फ़ैसले अगर कोई अक्लमंद, अवेयर, इन्फॉर्म्ड शख्स लेता है तो वो कामयाब होता है। तो अब आप अपनी ज़िंदगी में झाँकें, अपने पीछे पलट के देखेंगे क्या आपने हरकतें की हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में मुस्तकिल गड़बड़ें चल रही हैं कि ये भी काम ख़राब, मेरे रिश्ते भी ख़राब, मेरे डिसीजंस जो हैं वो कारोबार के भी ख़राब है, तो उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, वो आप खुद हैं, क्योंकि आप बेवकूफ़ इंसान हैं और आप जो है ना नई बातें सीखते नहीं हैं। आज एक नया दिन है। आज पहले आप सोचें कि जो हो गया सो हो गया। आज के दिन से मैं थोड़ा सा अकल पकड़ूंगा, कुछ अवेयर होने की कोशिश करूंगा। नहीं तो अक्लमंद लोगों की सोबत में बैठना शुरू करें। कहते हैं कि अगर आप 4 अच्छे स्पीकर्स की सोबत में बैठते हैं, 5वें आप बन जाते हैं। अगर आप 4 अमीर लोगों की सोबत में बैठते हैं, 5वें आप बन जाते हैं। तो 4 अक्लमंद लोग ढूंढें, एक ही ढूंढ लें, उसकी सोबत में बैठना शुरू करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके भी दिमाग की खिड़कियाँ खुलेंगी और आने वाली ज़िंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी। मैं अब एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद पहुँचूँगी
किचन में, और किचन में हमारे साथ एक होम शेफ़ मौजूद हैं जो कि हमारे शो में भी परसों भी आई थी। आज वो कुछ लाइट और मज़ेदार सा बना रही हैं, तो जानते हैं क्या बना रही हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। और ज़रा मैं मौजूद हूँ शेफ़ साइमा के किचन में। अब मैं कह दूँगी, कोई बात नहीं, क्योंकि वो वैसे ही आने वाली है। हमारा 1-1.5 हफ्ते के बाद आएंगे। अच्छा, मैं पहले इंट्रोड्यूस करवा दूँ, हमारे साथ होम शेफ़ मौजूद हैं साहर माजिद, है ना। साहर, तुम्हारा नाम अक्सर लोग गलत लेते होंगे ना? जी बिल्कुल। सहर। अच्छा, सहर होता है जादू और सहर इज सुबह, राइट? सुबह 9 साढ़े 9। सहर, आज आपका दूसरा दिन है, तो एंड आई कैन सी यू मोर कंफर्टेबल टुडे। और आज ही मुझसे बातें भी करें। पिछली बार मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मुझे लगा मैं रेडियो शो कर रही हूँ, मैं कहूँ सहर ये जी, सहर ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, मैं कहा सहर वन साइडेड नहीं, आज मैं वन साइडेड बातें नहीं करूँगी। बिल्कुल। क्या हाल है आपके माविश? अरे वाह, इन्होंने से हाल पूछा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जो है वो आज का वेदर? यार आज का वेदर बहुत ठंडा है, और मैं सोच रही हूँ भी स्कूल खुलने वाले हैं। बिल्कुल, और यही होता है, वेकेशंस में जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, और जनवरी स्टार्ट होते ही सर्दी होने लगती है। आई नो। और वो मंडे से हमें निकलना होगा, बल्कि हम तो निकल ही रहे रोज, हमें निकालना होगा बच्चों को गरम गरम बिस्तरों से। अच्छा, क्या बन रहा है आज? आज हम बना रहे हैं माविश, एक सैलेड है जिसमें हम मोस्टली विंटर। क्या है पहले ही बताओ? इसका है वॉलड्रॉफ चिकन सैलेड। वॉलड्रॉफ तो कोई अंग्रेजी स्टाइल सैलेड है। बिल्कुल, नट्स भी यूज़ हो रहे हैं इसमें, सीजनल फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। और इसकी एक जो बहुत ही डिफरेंट सी बात है वो ये है कि इस सैलेड को हम एज अ सैलेड भी खा सकते हैं, और आप ऐसा सैंडविच भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्रोइसॉन्ट्स में। और जो इस वक्त वेदर है उसमें ये सैंडविचेस बहुत अच्छे लगेंगे कॉफ़ी के साथ। वाओ, तो मैं डब्बा शब्बा लाई हूँ, मैं थोड़ी सी सैलेड घर जाऊँगी, क्रोसॉन ऑर्डर करूँगी उसके अंदर डाल के, है ना? बिल्कुल, कैसा आइडिया। तो अगर बच गई यहाँ से तो जी। अच्छा जी, क्या क्या इंग्रेडिएंट जा रहे हैं? क्या दोबारा नाम लेना? चिकन व्हाट सैलेड? वॉलड्रॉफ चिकन सैलेड। ओके, क्या क्या जाएगा इसके अंदर? अच्छा, इसमें जो है हम चिकन डाल रहे हैं। यूजुअली जो सैलेड्स में जो चिकन डलती है माविश, वो बॉइल्ड होती है सॉल्ट में, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाया है। कैसे? इसमें हमने हाफ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर डाला। ये तुमने कितनी चिकन ली साहर? 250 ग्राम्स है ये। 1 पाव चिकन है जी, जिसको आपने अभी आपने क्या किया इसके अंदर? मस्टर्ड डाला, मस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। अच्छा, काली मिर्च आफ्टर बॉइलिंग? नो। अच्छा, पहले आपने 1 पाव चिकन ली, उसमें मस्टर्ड पाउडर डाला कितना? हाफ टी स्पून। और काली मिर्च पाउडर डाला, ठीक है, हाफ टी स्पून। वो भी जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हाफ टी स्पून है, और नमक हस्बे जायका आप डाल दें। ठीक है। और अब आपने इसको क्या किया? मैंने इसको बहुत ही मतलब समझे हाफ टी स्पून ऑयल में ही मैंने इसको बॉईल नहीं किया। आपने मैरिनेट भी नहीं किया? जी, मैरिनेट भी नहीं किया मैंने। चाहे तो आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने सारे मसाले डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के हल्का सा इसको फ्राइंग कर लिया? हल्का सा कर लिया मैंने, और हल्की आंच पे छोड़ के इसको प्रॉपर्ली गला लिया? नहीं, बस मैंने 10 मिनट्स में इसको कर लिया। बहुत छोटी ये बन गई? बिल्कुल बन गई, ये रेडी है हमारे पास। अब ये हमारे पास चिकन रेडी है, जो कि थोड़े से ऑयल में, क्योंकि ज़्यादा ऑयल होगा तो सैलेड में बुरा लगेगा, है ना। थोड़े से ऑयल में आपने ये मस्टर्ड पाउडर, यस, मस्टर्ड पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 3 अज्जा के साथ आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया और पका लिया। बिल्कुल, तो ये हमारे पास पकी हुई चिकन रेडी है। ठीक है जनाब आली, ज़बरदस्त। और क्या जा रहा है? अच्छा, इसमें है ये हमारे पास 500 ग्राम्स मायो है। ठीक है, 500 ग्राम मतलब आधा किलो मायो। 1 पाव चिकन, आधा किलो मायो। ठीक है, थोड़ी सी क्रीमी सी रखनी है ना, और फिर सैंडविच थोड़े क्रीमी से अच्छे लगते हैं। ठीक है, जब हम इसको ये हमारे पास क्रीम है, ये हाफ कप लिए हमने। हाफ कप क्रीम, सही है। ठीक है, हमारा जो पैक होता है उसमें 1 कप क्रीम निकलती है। बिल्कुल, है ना, तो आधा पैकेट क्रीम हो गई, सही है। अच्छा, ये आइसबर्ग लेंगे हम। आइसबर्ग लेटस लीव्स हैं, एप्पल्स हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हों। कीवी ली है, ग्रेप्स लिए हैं। इसको देखें इस तरह से जो है ना हमने आधे काट लिए। जी बिल्कुल, सही है। सीड आउट। अच्छा, आप अगर ये वाला हाथ यूज़ करेंगी ना तो कैमरा में सही से, वरना बीच में आपका हाथ आ जाएगा। ठीक है, सही है, इस तरह से है ये। ओके। और अगर
रेड ग्रेप्स आ रहे हो तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। हाँ जी। लेकिन ये भी वैसे टेस्ट, रेड ग्रेप्स लेकिन ज़्यादा खट्टे नहीं होते? नहीं, मीठे होते हैं। मीठे होते हैं? अच्छा मुझे रेड ग्रेप्स, अच्छा लेकिन नहीं, उनके बीच में बीज होता है। जी। नहीं सोचे मुझे क्यों रेड ग्रेप्स। आप सीड आउट कर दें, जब सैलेड्स में हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो जब हम इसको कट करेंगे ना तो बीच से हम सीड्स निकाल देंगे। ओके राइट। और ये आपने लिए पीनट्स हैं, ये वॉलनट्स हैं। वॉलनट्स हैं क्रश्ड। बिल्कुल। और ये मिक्स जो है इसके अंदर जो है वो समझिए हमारे पास अनियंस हैं, खीरा लिया है हमने, और कैप्सिकम है। कैप्सिकम भी है, और ये आपने छोटे छोटे बारीक काटे जी हैं। जी बिल्कुल, क्यूब्स वो में कर सलाद लिया। पत्ता आपने बारीक काटा है। ये आइसबर्ग लेटस, है। ये अपने हिसाब से ले लें, चाहे कम चाहे ज़्यादा, अपनी मर्जी का अपनी है। मर्जी से। अब बस ये सब असेंबल करना है और हमारी सैलड रेडी है। बिल्कुल, हमारी सैलेड रेडी है। गुड, ज़बरदस्त। करते जाएं। ये बताएं, आप करते जाएं, मैं आपसे अब आपकी कसौटी स्टार्ट हो जाएगी। नहीं बहुत आसान सवाल करें। मैं ये पूछ रही थी कि और कौन कौन सी ऐसी सैलड्स हैं जो विंटर में हम बना सकते हैं। ये एक सबसे मशहूर ज़माना वो कौन सी सैलड है, यार नाम क्यों नहीं याद आ रहा मुझे, जो इसी तरह से बनती है यार, फ्रूट्स और ये सब डाल के। एक तो कोल्ड स्लॉ है। बिल्कुल बिल्कुल, रशियन सैलेड, सीज़र। जी जी जी, सीज़र सैलड भी। तो सीज़र सैलड में और इसमें क्या फ़र्क होगा? उसमें बस जो है वो जो सीज़र सॉस बनता है ना, जो ड्रेसिंग होती है मेन, उसका बस जो है वो डिफरेंस आता है, टेस्ट उसी का आता है मेनली जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, इट्स जस्ट द ड्रेसिंग व्हिच इज डिफरेंट, क्योंकि उसमें भी एप्पल्स डलते हैं। उसमें भी एप्पल्स डलते हैं बिल्कुल। और उसमें जो चिकन होती है उसकी थोड़ी सी चेंज होती है मैरिनेशन। अच्छा, चिकन की एक ये है ना कि जितना ज़्यादा पकाते हैं उतनी सख्त होती चली जाती है। जी, बस अब ज़्यादा नहीं पकाएं ताकि वो जूसी भी रहे और फ्लेवर्स भी उसके रहे उसी में। यही बात कलेजी की भी है, कलेजी को भी जितना पकाओ वो सख्त होना शुरू हो जाती है। ये कैसा, टीस्पून, टेबलस्पून बड़ा दो? हाँ बड़ा दे दें, टीस्पून चाहिए होगा, करके दे देते हैं। बस हम ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर कर लेंगी ना तो हमारे कैमरा में आ जाएगा। नज़र आ रहा है कैमरा में? ओके। आप मुझे बस देती जाइए और हम डिश आउट इसको फिर कहीं किसी और में करेंगे। जी। इज़ इट बिग इनफ? ये बोल आपको लग रहा है इतना बड़ा है? आ जाएगा साथ? यार अभी से इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। अच्छा, ये सारे फ्रूट्स मिलके और कितनी मज़ेदार खुशबू आती है ना। अच्छा, शिमला मिर्च की भी ये खासियत है कि वो आपको ऐसी ही बहुत अच्छी जो है ना फ्लेवर दे रहा होता है। आई नो, मैं तो इवन कभी कभी ऑमलेट, जैसे चीज़ वाला ऑमलेट बनाता है ना, तो मैं ऑमलेट के अंदर शिमला मिर्च डाल देती हूँ, ब्लैक पेपर, और अंदर चीज़ रख के, उसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है उसका। शिमला मिर्च का बड़ा अच्छा, हर खाने को वो अचानक से इंटरनेशनल बना देती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। आप सैलेड्स खाती हैं? हाँ, मैं सब खाती हूँ, कोई भी चीज़ बस आप दे दें मुझे, मिर्च ना हो उसमें। मेरा सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि तेज़ खाने ना हो, बाकी आई ईट एवरीथिंग। और स्पेशली थोड़े डिफरेंट खाने, क्योंकि हमारे जो कुजीन है ना, स्पेशली कराची का, तो हर चीज़ में इतनी मिर्च होती है। लेकिन हर चीज़, मैं कहती हूँ हर चीज़ खानी चाहिए डिफरेंट। हर मतलब आपका मेन्यू ऐसा बनना चाहिए वीकली कि आप उसको पूरी तरह से कवर करें, हर चीज़ कवर हो उसमें, कि आप उसमें फास्ट फूड भी बना रहे हैं, आप देसी भी कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल भी हो रहा है। सही है। तो ये होता है कि एक चीज़ से फिर आपका दिल नहीं भरता है। आप जिन लोगों को कुकिंग का शौक होता है ना, वैसी बातें करते हैं। मैं जब इंशाल्लाह बहू लाऊंगी ना, मैंने पूरा प्लान किया हुआ है, शेफ़ लाऊंगी। अच्छा। अब वो लेकिन घर में नहीं बनाएंगी, फिर सही। वही कहेगी बाहर भी यही काम करी, यही मेरा प्रोफेशन है। यही मेरा प्रोफेशन। लेकिन मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है कि अब वैसे कितनी मैं कभी कभी ना एनवी करती हूँ तमाम ख़वातीन को जो कि ला चुकी हैं बहुएं। मुझे तो कोई 10, 15, 20 साल तो हैं कम से कम। अच्छा। अगर मेरा बेटा तैयार हो गया टाइम पे शादी करने पे, तो वरना मुझे खुद ही कुछ, तब तक मैं खुद कुछ ना कुछ बना ही रही हूँ। अच्छा माविश, मुझे एक टीस्पून चाहिए, थोड़ी सी हम ब्लैक पेपर डालेंगे। बिल्कुल ले लीजिए टीस्पून। हाँ, मैं सैलड्स का पूछी थी जी कि सर्दियों में और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशली आ रही हैं। अच्छा, मेरा पता है क्या है माविश, कि मैं जो है जाती हूँ और जो चीज़ मुझे नज़र आती है ना, मेरी अक्सर सैलेड्स जो है ना वो ऐसी क्रिएट हो जाती हैं। मतलब आप जाएं किसी फल वालों की शॉप पर या सब्ज़ी देख के, जो सब्ज़ी होगी
जो फल होंगे जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं वो देख कर लें और उसके साथ कुछ कॉम्बिनेशंस करें तो इस तरह से सैलेड जो है वो बन जाती है बहुत अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल। कुकिंग ना बहुत क्रिएटिव चीज़ है ना। आप उसके साथ थोड़े से नट्स यूज़ कर लें। बिल्कुल। आई थिंक आपको क्रीमी नहीं चाहिए, आप डाइट कर रहे हैं तो आप सीजनल फ्रूट्स के विनीग्रेट्स यूज़ कर लें, वो भी बहुत अगर फर्ज करें कि कोई डाइट पे तो इन सब चीज़ों के साथ क्या डालें? इन सब चीज़ों के साथ आप एक हाफ ग्लास ऑरेंज जूस लें, उसमें हनी ऑलिव ऑयल डालें और जो भी सीजनिंग आपको पसंद हो ब्लैक पेपर डालें और वो डाल दें उसके अंदर। उसमें उसको क्रीमी नहीं करें। अच्छा, यही सारी चीज़ों में आधा कप आपने ऑरेंज का जूस लिया जी, उसमें हनी डाला, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला, बिल्कुल 1 चम्मच। और क्या कह रही थी आप? काली मिर्च डाल लें। सही, और फिर उसका बना लें। अच्छा, अब आपने इसमें पीनट्स वॉलनट्स डाल रहे हैं। थोड़े से वॉलनट्स हम ऊपर सिर्फ क्रंची के लिए रखेंगे। ओके, बाकी गार्निशिंग के लिए। ज़बरदस्त। ये मिला के गार्निशिंग के लिए आपने और कुछ नहीं रखा? नहीं, गार्निशिंग सैलेड्स को गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं होती। हाँ। बस ये हम ऊपर से नट्स हैं थोड़े से तो वो डाल रहे हैं। ठीक है। और ये बहुत रिफ्रेशिंग भी होता है ना और हेल्दी। चिकन इन सैलेड्स तो आई रियली लाइक। एक तो आइसबर्ग लेटस और दूसरा चिकन हो। बस ये रॉकेट लीव्स भी होता है ना? बिल्कुल, रॉकेट लीव्स भी होते हैं, लेकिन वो हर एक का टेस्ट उसका डेवलप नहीं होता। बिल्कुल, हमारे अपने जो देसी हमारी क्यूजीन्स हैं उसमें हमने आइसबर्ग और ये लेटस है, इसको हम डिश आउट करना चाहेंगे। बिल्कुल, ये देखें आप इतनी झटपट, क्योंकि ये हमें क्रंची ही रखना है सब कुछ, इसलिए बस अब हम इसको जब सर्व करना होगा उससे पहले ही बस बनाएंगे ताकि हमारे जितनी भी सब्जियां हैं जो हमें क्रंची रखनी है वो सॉफ्ट नहीं हो। सही है। क्रोसॉन अगर आप लेते हैं और उसको हल्का सा सेक लें, बिल्कुल बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा है ना। उसको हल्का सा बटर लगा के आप कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं हो क्योंकि ये ऑलरेडी क्रीमी है। जी। नहीं, मैं कहती जो क्रोसों के ऊपर की वो होती है उसको हल्का सा टोस्टेड कर लें तो क्रिस्प हो जाए। उसके अंदर आप इसकी फिलिंग करें, मज़ेदार आपके जो है वो। क्या ये मल्टीग्रेन ब्रेड को अगर मैं सेक लूँ और फिर ये सैलड ऊपर से, वो मल्टीग्रेन ब्रेड ज़रा ज़्यादा टोस्टी हो जाती है, तो क्या उससे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फ्रिज में रखी हुई है और कोई वजह नहीं कि अगर इस तरह का कुछ बनाऊँ और मल्टीग्रेन ब्रेड पे। मल्टीग्रेन ब्रेड कितनी मज़ेदार होती है। और एक बार आपको ये ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन ब्रेड, इनका अगर चस्का लग जाए बिल्कुल, तो फिर आपको ये फिर सादे सफ़ेद चावल और सफ़ेद ब्रेड पसंद नहीं आते। वाह, ज़बरदस्त। हमारा हो गया ये रेडी हो गई हमारी। इसमें हम किशमिश भी डाल सकते हैं? नहीं। अच्छा, क्योंकि फ्रूट्स गए में जी, वरना अगर सिर्फ नट्स हो तो हम यूज़ करें। वो जो ये किशमिश है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये विनीग्रेट वाली जो सैलेड है ना उनके साथ अच्छी लगेंगी। ठीक है, सही है। आपको खानों को डेकोरेट करने का शौक है? बिल्कुल, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। हाँ, अच्छा, कैसी भी चीज़ हो अगर बहुत अच्छी तरह उसकी प्रेजेंटेशन हो तो वो जी बिल्कुल अच्छी लगने लगती है। चलो भाई, हमारी सैलड हो गई रेडी। यहाँ रख देती हूँ मैं थोड़ा सा इधर। ठीक है, सैलड रेडी हो गई है। और इसके बाद आप हमें क्या सिखाने वाली हैं? हम कर रहे हैं बहुत ही झटपट ग्रीक पोटैटोज। ठीक है। सैलड बन चुकी है। मैं अब ब्रेक लूँगी। ब्रेक के बाद हमारे पास इंटरेस्टिंग 2 मेहमान मौजूद हैं तो मैं उनसे मिलवाती हूँ। आप भी मिलेगा। आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक है? बहुत। क्या कुछ किया है ज़िंदगी में? अभी तक तो कुछ नहीं किया। लेकिन देख के साइकिलिंग वाइकलिंग आती है? नहीं, साइकिलिंग जो है वो बचपन में चलाई। कौन सी, 3 पहिए वाली? नहीं, 2 पहिए वाली? 2 वाली भी चलाई है। गुड। हमारे साथ एक साइकिलिस्ट मौजूद है जो कि एथलीट हैं और वो बाहर से गोरों को बुला के फिर साइकिल पे आगे जाते हैं ट्रैवल करने। अच्छा। यस, और अभी भी हमारे स्टूडियो में वो साइकिल से आए हैं। अच्छा। तो मैं आपको अभी मिलवाती हूँ उनसे और मैं आपकी सैलड जो है वो आई कांट वेट के प्रोग्राम ख़त्म हो और सैलड जो है हम वो करें, क्या करें,
टेस्ट करें। देखते हैं क्रोसॉन अगर मिल जाते हैं, नहीं तो हम मैं बल्कि वाकई मैं मजाक नहीं करी, मैं एक छोटा सा वो लेके घर जाऊंगी और फिर क्रोसॉन के साथ खाऊंगी। अभी से मैंने बुकिंग कर लिया। चले जी, एक ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी साइकिलिस्ट जिनका भी मैंने जिक्र किया, जानते हैं उनसे कि वो कर क्या रहे हैं और आगे क्या उनके प्लान्स हैं और कब से ये काम कर रहे हैं, काम मतलब कब से साइकिलिंग कर रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारा जो एक सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं हमारे बाकमाल लोग, उस बाकमाल लोगों का सेगमेंट करने मुझे कभी कभी लगता है हमें फ़ायदा ही हुआ कि वी गेट टू मीट सो मेनी अमेजिंग पीपल। और उससे हमें फ़ायदा एक और ये हुआ कि हमने ये भी जाना कि हम जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में शायद सिर्फ 2-3 चीज़ें होती हैं। क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं और बाकी डब्बू और कैरम वैरम जो खेल रहे होते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे। स्नूकर का बीच में बड़ा रिवाज आया था। एंड देयर सो मेनी स्पोर्ट्स जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, हमारी उस तरफ नज़र ही नहीं है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनको कवर नहीं करता, स्पॉन्सर्स नहीं हैं। लेकिन जब हम बाकमाल लोगों को ढूंढ रहे होते हैं तो हमें ऐसे मज़ेदार लोग मिलते हैं कि हम ये सोचते हैं कि यार पाकिस्तान का अच्छा खासा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। ऑल वी नीड इज़ कि हम सपोर्ट करें। इसी सिलसिले के एक प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं साइकिलिस्ट, एथलीट हैं, साइकिलिस्ट हैं और काफ़ी सालों से साइकिल चला रहे हैं। और सिर्फ साइकिल चला ही नहीं रहे, वो हमारे स्टूडियो में भी आज साइकिल पर ही आए हैं। इसके अलावा वो दुनिया भर से लोगों को इनवाइट करते हैं, अपने साथ साइकिलिंग पे लेके जाते हैं। इससे हमारा टूरिज़म भी प्रमोट होता है, पाकिस्तान का जो हम कहते हैं ना सॉफ्ट इमेज वो भी कायम रहता है या प्रमोट हो रहा होता है। तो मैं आपको मिलवा रही हूँ यूसुफ अल-बरूही से जो एक साइकिलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में आए। शुक्रिया। सबसे पहले पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मदद किया यहाँ पे, और थैंक यू सो मच। अच्छा, आप इतना ही आहिस्ता बात करेंगे, थोड़ा सा मुझे बोलें। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए यूसुफ कि आप कब से साइकिलिंग कर रहे हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल से कर रहा हूँ। ऐसे तो बचपन से कर रहा हूँ, प्रोफेशनली मैं इसको लेके आया 10-12 साल हो गए। तो तक मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं विज़िट कर चुका हूँ साइकिल पे। और इंटरनेशनल साइकिलिस्ट जो वर्ल्ड वाइड टूर करते हैं, ये क्योंकि एक सिर्फ खेल नहीं है, एक एडवेंचर है। और लोग पूरी दुनिया में साइकिल पे सफ़र करते हैं, हमें नहीं पता होता लेकिन कर रहे होते हैं लोग। अच्छा, हाँ, मैंने वैसे देखा तो है कि कुछ लोग होते हैं जो साइकिल पे पूरी दुनिया का सफ़र करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि 10-12 साल से आप इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं? प्रोफेशनली। और आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं, ये सब आप ऑन योर ओन करें, इंडिपेंडेंटली करें, अकेले? जी बिल्कुल, ये मैं अकेले कर रहा हूँ। और जैसे मेरे मेहमान आते हैं बाहर से, मैं उनको ज़्यादातर यही चीज़ होती है कि मैं उनको ये रियलाइज़ कराता हूँ कि पाकिस्तान में जो दिखाया जा रहा है मीडिया पे, ख़बरें जो आती हैं, वो चीज़ असल नहीं है। आप असल चेहरा देखेंगे, वो ख़ुद आना पड़ेगा आपको यहाँ पे। वैसे तो आप लोगों की बातों से आपको कभी ये नहीं लगेगा कि यार ऐसा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को मूवीज़ में सिर्फ वॉर दिखाया जाता है, एक दहशतनाक तस्वीर पेश की जाती है, वो चीज़ नहीं है। आप आके विज़िट करें। तो पहले मैंने लोगों को कुछ जो ना इस हवाले से गाइड किया, वो आए, विज़िट किया, उसके बाद जो है ना वो लाइन लग गई। अब तक ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो जो वर्ल्ड टूर कर रहे होते हैं, स्पेशली कराची में आते हैं, ठहरते हैं यहाँ पे, हमारी साइकिल कम्युनिटीज़ हैं, उसमें साइकिलिंग करते हैं और देन आगे अपना सफ़र जारी रखते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा यूसुफ, सिंस आपने अकेले शुरू किया तो मुझे बताओ कि किस तरह पहली बार कैसे हुआ कि मैं किसी को इनवाइट करता हूँ, क्या था? मुझे पूरी वो स्टोरी सुनाओ कि पहली बार पहला मेहमान कैसे अट्रैक्ट किया, होता है ना, पहला ग्राहक कैसे अपनी दुकान के लिए पकड़ा? जी, पहला ये था कि मैं बचपन से, एक बच्चों को साइकिल का शौक़ होता है, मेरे ख्याल में अभी भी यही है कि बच्चों का पहला गिफ्ट साइकिल ही होता है। और उससे मैंने जो ना स्कूल के दौर में मैंने ये सारी चीज़ें सीखी। फिर उसको मैं लोगों को देखता था। जब 2014 में सोशल मीडिया का दौर ज़रा आया, उससे पहले कुछ नहीं था ऐसा, तो मैं देखता था बाहर लोगों को ना साइकिल के हवाले से सर्च और ये चीज़ें देखता था। तो जैसे जैसे बढ़ता गया, मैंने अपना फ़र्स्ट 100 किलोमीटर सोलो किया कराची से बलूचिस्तान। दैन फिर मुझे जो ना वो चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगा कि पैकिंग कैसे होती है, सामान क्या चाहिए होता है, वो चीज़ें मैंने रिसर्च करता रहा। तो 2020-19 के अंदर मुझे एक
सोशल मीडिया फ्रेंड थे, तो स्लोवेनिया से वो एक कपल था, वो विज़िट कर रहे थे पाकिस्तान, तो उनसे रब्ता रहा काफ़ी टाइम। वो लाहौर तक आए, तो उन्हें उस वक्त जो ना हालात ऐसे नहीं थे, परमिशन नहीं मिली लाहौर से कराची राइड करके आने की, तो वो बाय एयर कराची आए, मुझसे मिले। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, पहला मेहमान था, तो उनको मैंने यहाँ गाइड किया कराची में। लैंग्वेज बैरियर था? हाँ बिल्कुल, इंग्लिश इशारों में बातें कर रहे थे दोनों? इंग्लिश, दोनों उनको इंग्लिश आती थी? नहीं, इंग्लिश आती थी उनको। अच्छा, फिर सही। तकरीबन अब तक मेरे पास जितने मेहमान आ चुके हैं वो उनकी जैसे कहते हैं ना मादरी ज़बान इंग्लिश नहीं थी। अब तक मैं 10 ममालिक से लोग ज़्यादा आते हैं जी, मैं 10 ममालिक होस्ट कर चुका हूँ। मसलन कौन कौन से ममालिक होस्ट किया? जिसमें सबसे पहले पोलैंड, अभी पिछले महीने तकरीबन 2 महीने पहले पोलैंड से एक कपल आया, तो वो ईरान में थे। उस वक्त इनको था कि हम जो ना बाय बस कराची आएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात वैसे नहीं है उनके जहन में। अच्छा, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से। है? मेरा बलूचिस्तान के एक पसमानदा इलाके से, जहाँ बिजली, पानी, गैस का कोई तस्वीर नहीं है। तो हमारे यहाँ भी कराची में भी नहीं है, बहुत सारी जगह पे। तो अभी हम मैच कर रहे हैं आराम से। हाँ। मेरा जो ना शाह नूरानी एक एरिया है, दुरेजी से आगे कहीं, तहसील दुरेजी कह रहा था। और आप कराची में मुकीम हैं? जी, मैं कराची में बचपन से यहीं पे पढ़ा बड़ा तालीम। तो आपने पोलैंड से बुलाया लोगों को? तो जो कपल था वो ईरान में थे, तो उन्होंने कहा हम बाय बस आना चाह रहे हैं, तो मैंने उनको कन्विंस किया, भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप बलूचिस्तान नहीं घूमे तो आप समझ ले कुछ नहीं घूमा आपने। हाँ। क्योंकि हम यहाँ से टूर प्लान करते हैं, काफ़ी महंगी टिकट होती है, जो लोग बसेस करते हैं वो उनके एक पैकेज होता है कराची से गवादर तक का। बिल्कुल, अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो मैंने कहा यहाँ हम यहाँ से खर्च करके गवादर तक जाते हैं, तो आप गवादर छोड़ के आ रहे हैं, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो मैंने उनको काफ़ी वो किया, तो वो मान गए। फिर वो कैसे आए वहाँ से? तो रमदान बॉर्डर क्रॉस किया उन्होंने, तो वहाँ से जो ना बाय साइकिल पूरा गवादर, देन कराची तक, तो सिंध बलूचिस्तान का बॉर्डर है हब से, तो वहाँ जाके मैंने उनको रिसीव किया साइकिल पे ही। उनको कैसा लगा? उनको बस कैसा लगा वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जाते हुए मैंने इनको कराची गेट से अलविदा किया था, तो वो आंसू बहाते हुए गए। इतना अच्छा लगा उनको। वहाँ 2 हफ्ते मेरे पास रहे। हम मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, तो जगह दी, घुमाया फिराया, जो हो सकता था हमसे वो हमने किया। पाकिस्तानियों की तो मेहमान नवाजी ऐसी मशहूर है। और मेहमान नवाजी ऐसी कि अब सुबह नाश्ता पहले से ही बुक है हमारा, शाम का खाना पहले से ही बुक है। अक्सर ऐसा होता था 2-2 इन्विटेशन एक साथ आती थी, तो उनको मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता था कि किसके पास ले जाएं इनको। तो वो ऐसा तजुर्बा था कि मैं उसके बाद जो ना मैंने सोच लिया कि अब जो ना इनको कंटिन्यू करना है इस चीज़ को। तो फिर ये हुआ कि वो जैसे यहाँ से लाहौर तक समझ ले मैंने होस्ट किया एक तरह से, क्योंकि हमारे रब्ते टूरिस्ट से अक्सर रहते हैं, बाइकर्स हों या साइकिलिस्ट हों। अच्छा, तो यहाँ से पूरी कम्युनिटी है पूरे पाकिस्तान में। तो मैं उनके कॉन्टेक्ट्स देता रहा यहाँ से लाहौर तक, वाघा बॉर्डर तक। देन वो इंडिया गए, उसके बाद उन्हें जो लोग मिलते थे वो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करते थे कि कराची जाना है आपने, इनके पास चले जाएं। तो अब तक वो एक चेन चलती आ रही है। उसके बाद 10 ममालिक जी, पोलैंड, चिली, स्पेन, इटली, फ्रांस, कोलंबिया और ईरान, ये कुछ ममालिक, जर्मन। ज़बरदस्त ये ममालिक में फंसे। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि जो वेन दे कम वेन दे सी, जो आज जैसे कि आपने कहा कि हमें एज ए टेररिस्ट दुनिया के नक्शे पे नज़र आते हैं, लेकिन जब लोग आके देखते हैं, और प्लस पाकिस्तान में बहुत खूबसूरती है, लोग भी अच्छे हैं, लैंडस्केप भी अच्छा है। बस थोड़ा सा मुझे आपसे एक सवाल है, आप ज़रा बुलाते हैं लोगों को और पाकिस्तान के हालात ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, तो ये सिक्योरिटी के लिए क्या आप कुछ तो कोई इंतज़ाम करते हैं या बस आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक देता है? हाँ, जैसे कराची में अब तक मुझे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पुलिस उनको स्कॉट करती है। बलूचिस्तान के मैं यही सोच रही थी कराची में सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने कहा ये कौन से कराची में रह रहे हैं, हमें वहीं शिफ्ट नहीं। हम गलियों में साइकिलिंग करते रहे यहाँ पे कराची की स्ट्रीट्स में, उनको लेके मैं घूमता रहा हूँ। तो होता होगा ना उनके पास? सब कुछ होता है, लेकिन वो एक गोरों को सब रिस्पेक्ट करता है। वो बिल्कुल ऐसा है हमारे यहाँ जो भी बिगड़े हालात हैं हमें पता है कि थोड़ा सा तो ऐसा होता है कि जो फैक्ट है उसको मानना चाहिए। हालात हमारे पास इतने बेहतर भी नहीं है, लेकिन एक
अदब होता है, अखलाक होता है, उनको जो है ना लोग कुछ नहीं कहते, क्योंकि कैमरा लेके गली में घूम रहे होते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। आपने कुछ व्लॉगर्स भी देखे होंगे। मैंने औरंगी टाउन वाला वो देखा था जिसमें अकेला वो औरंगी टाउन पूरा घूमा था, कोई गोरा ही आया था बाहर से। मैं सोच रही थी इसका फ़ोन कैसे, लेकिन हाँ ये है कि हमने क्या लूटते हुए अपनों को ही है। मैं आपको बताऊँ, कल ही मेरी इत्तेफाक से एक मीटिंग थी स्विस एम्बेसी में, वहाँ की चीफ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। तो मैंने इससे पूछा कि तुम्हें पाकिस्तान कैसा लगा, तो कहने नहीं मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ, 18 महीने से पाकिस्तान में हूँ, ये वाहिद मुल्क है जिसमें लोग इतने मेहमान नवाज हैं, तो मैं दिल में कहा भाई हम गोरे देख के वैसे ही फ्लैट हो जाता है। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि पाकिस्तानों को ये कहती सो ब्यूटीफुल। तो हम वही है कि जब कोई आके देखता है, मिलता है, लोगों से मिलता है, फिर उसको पता चलता है कि कितना खूबसूरत है। तो ये आपने बताया कि 10 वर्क, अब मुझे बताइए कि आगे आपका क्या प्लान है, क्योंकि ये ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो स्पोर्ट की डिमांड होगी, कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ती होगी। हाउ डू यू मैनेज दिस? बेसिकली मैं तो समझ ले एक छोटा सा वर्कर हूँ, मजदूर आदमी समझ ले। तो मैं आगे का प्लान वही कहते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। तो अब ख्वाहिशें तो है मैं इस्लामी ममालिक का टूर करूं, पहले तो मैं पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर करूं। अब तक मैंने कोई चंद एक जगहें की हैं, तो मैं मज़ीद करना चाहूँगा। उसके बाद मैं इस्लामी ममालिक जितने भी मेरे करीब जो भी हैं उनका विज़िट करके, सऊदी अरब करके, तो ये मेरी एक दिली तमन्ना है। वो कब पूरी हो मुझे नहीं पता। सही, लेकिन उस वक्त तक आप कम से कम तमाम दुनिया के लोगों को बुला के जो हमारा इमेज बेहतर कर रहे हैं पाकिस्तान का, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आगे का क्या कोई प्लान है? कोई लोग आने वाले हैं, कोई जाने वाले हैं, कुछ है? हाँ, अभी कुछ प्लानिंग में? अभी कुछ लोगों का मुझे इल्म हुआ है, तो अभी तक उनसे पर्सनली रब्ता नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि ये साइकिलिंग सीज़न है, असल में पूरी दुनिया में लोग जो ना इस मौसम में ज़्यादा पसंद करते हैं साइकिलिंग करना। आप अगर कोई आता है तो उसको आप ज़्यादा साइकिलिंग किन इलाकों में करवाता है? ज़्यादातर गुलशन और डिफेंस यही एरिया। अच्छा, कराची से बाहर की बात कर रहे हैं? हाँ, कराची से बाहर तो वो फिर मैं अब तक जा नहीं सका इनके साथ किसी की। अच्छा, मैं इनको बस कराची घुमा के जी, उसके बाद मैं जो ना उनको आगे भेज देता हूँ। आगे जो लोग इनको होस्ट करते हैं वो मेरे राब्ते में होते हैं सारे। आप ख़ुद कराची से बाहर साइकिल पे कहाँ गए? जी, मैं कराची से गवादर तक कर चुका हूँ, ईरान बॉर्डर तक, और कराची से नगर पार कर इंडिया बॉर्डर के बिल्कुल क्लोज़ एक एरिया है, वहाँ तक मैं कर चुका हूँ। और कराची, हैदराबाद और ये एरियाज़, टट्टा वगैरह, ये नॉर्मली मैं करता है। ये साइकिल, इसी साइकिल पे ये साथी आपकी? तो पहले इसको ऑयलिंग वॉयलिंग कर लेते हैं कुछ? जी, तकरीबन ये। कभी ऐसा हुआ है कि निकले और टायर फ्लैट हो गया? कोई इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा हुआ हादसा या वाकया? हाँ, होता है, वो सारी चीज़ें मेरे पास होती हैं। मैं तकरीबन अगर निकलूँ तो पूरे महीने का सामान मेरे पास मौजूद होता है। उस चीज़ में मुझे कोई फिक्र नहीं होती कि क्या करना है क्या नहीं करना। सही, क्योंकि आप एक चीज़ को लेके चलते हो, उसका सारा बैकअप आपके पहले जहन में होता है। तो अगर आप एक चीज़ का शौक़ कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें आप नुकसान नफ़ा वो सोच के चलते हो। तो ऐसा हुआ है एक दफ़ा कि मैं यहाँ से अपने विलेज जाके, तो वहाँ मैं ये क्योंकि एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनाई है मैंने, ख़ुद इसको अपग्रेड किया है, मॉडिफाई किया है। तो इससे पहले मैं एक माउंटेन बाइकिंग का शौक़ होता था मुझे, ऑफ रोड और माउंटेन्स में वो छलांगे लगाना, वो चीज़ें। वो किया आपने? जी जी, आता है जी। वो मुझे जो घूमती है साइकिल या ऊपर घूमने वाला ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बिगनर हूँ इसमें, लेकिन मैंने कोशिश की तो उसके बाद मैंने वो तौबा कर ली उससे। एक दफ़ा मेरी साइकिल का एक पार्ट टूट गया था, तो मैं वहाँ साइकिल छोड़ के बाय बस कराची आया, यहाँ से पुर्जे ख़रीद के, तो फिर वहाँ जाके लगाया। उस मेमोरी को जो ना लोग अब बड़ा याद करते हैं कि यार इतना बेवकूफ़ इंसान नहीं देखा हमने। चलें, पैशन के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे नाजरीन से, या कोई ऐसी मैसेज आप देना चाहते हैं? ज़रूरी नहीं कि साइकिलिंग के हवाले से हो, एनीथिंग यू वांट टू से। बेशक देखें, आपका तजुर्बा किसी भी चीज़ में हो, ज़रूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स फील्ड में करें या आपका जो भी फील्ड है आपकी, उसमें कोशिश ये करें कि आप जिस ज़मीन पे रहते हैं उस ज़मीन को आप लोगों को दिखाएं, उस ज़मीन के बारे में जो तासुरात हैं उसको ख़त्म करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल होता है इंसान। ऐसा नहीं है कि बस वो हाथ खड़े कर दे कि नहीं भाई अब मुझसे नहीं होता, नेवर गिव अप। ये चीज़ मैं ज़्यादातर, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेले मैंने सब कुछ शुरू किया है, अब तक मेरी कोई वो फाइनेंशियली सपोर्ट कह लें या जिस तरह की सपोर्ट कह लें, गवर्नमेंट इन चीज़ों को नहीं देखती और साइकिलिंग को स्पोर्ट्स नहीं समझते। साइकिलिंग को समझते हैं गली का खेल है, बच्चों का खेल है, ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक। और पाकिस्तान शायद वाहिद वो मुल्क है
जिसमें साइकिल को जो ना बिल्कुल कम तरीन समझा जाता है। आई नो, पूरी दुनिया में स्पेशली यूरोप जी, में यूरोप में आप देखें तो कई ममालिक के वज़ीर मुशीर भी साइकिल इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारी पोल्यूशन को कम करने के लिए भी बहुत कारगर तरीका है। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप आए, हमें एटलीस्ट हमें पता ही चल जाता है कि जो लोग, एक तो मैंने कहा ना कि हमें लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है कि क्या क्या ज़बरदस्त काम लोग कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया फॉर प्रमोटिंग पाकिस्तान दुनिया भर में, और आगे भी अल्लाह ताला आपको इसी तरह साइकिल का सफ़र आपका रवा दवा रखे और आप लोगों को होस्ट करते रहें। तो अगर आप भी सोचते हैं कि कुछ किया जाए तो एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी कैपेसिटी में कर रहे हैं, मेक श्योर कि लोग आपको दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ एक पाकिस्तानी की हैसियत से जानते हैं। चाहे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो कि भाई मैं तो अपने अंदर से अपने आप को अंग्रेज़ महसूस करता हूँ, कहीं पर भी चले जाएंगे आप सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी रहेंगे, तो फिर वट एवर यू डू मेक श्योर कि आप पाकिस्तान का इमेज बेहतर करें, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह भी यूसुफ ने भी कहा कि हम दुनिया में एज अ टेररिस्ट देखे जाते हैं, लेकिन यूसुफ जैसे लोगों से या दूसरे तरह के लोगों से मिल के ही परसेप्शन चेंज होता है। तो आप ये सोचिए कि आप दुनिया वालों के नज़र में अपना परसेप्शन कैसे चेंज कर सकते हैं। इस सेगमेंट के बाद मेरे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं और उनसे जो हम बात करने वाले हैं वो बड़ी मज़ेदार टॉपिक है कि इदारों में तरक्की का राज क्या होता है। तो आप किसी इदारे में काम करते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे तरक्की मिल क्यों नहीं रही है, तो ये आने वाला सेगमेंट आपके लिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा जी, हमारे साथ एक जो साहब मौजूद हैं, उनसे मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि हम आमतौर पे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मैं काम शुरू कर चुका हूँ लेकिन मुझे कोई तरक्की नहीं मिल रही, मुझे कोई वो नहीं मिल रहा, कोई मुझे क्लाइंट्स नहीं मिलते, या मैं जब प्रमोशन होती है तो वो जो बॉस का फेवरेट है उसकी प्रमोशन हो जाती है, तो हमें हमेशा लगता है कि हमारी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ही बुरा होता है, फिर हम विक्टिम मेंटालिटी की तरफ चले जाते हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि हर शख्स अपने किए का ज़िम्मेदार है, या बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में मैंने एक बात कही थी कि जब हमारा माइंडसेट वाइज या पॉजिटिव या इंटेलिजेंट या नॉलेजेबल हम नहीं होते, या माइंडसेट अच्छा नहीं होता, तो हम जितने फ़ैसले लेते हैं सारे फजूल किस्म के फ़ैसले लेते हैं। सिमिलरली अगर हम इतने काबिल ही नहीं होते लेकिन हम अपने दिमाग में अपने आप को बहुत काबिल समझ रहे होते हैं, तो हमें लगता है हमारे साथ बुरा हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं बहुत यकीन से और कमिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस, आपके पास आज वही है जो आप डिज़र्व करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आप बहुत डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत स्किलफुल हैं, येट आपके साथ बुरा हो रहा है। हर इदारे के मालिक को, हर कंपनी ओनर, हर बिज़नेस जो लीडर होता है, उसको काम वाले बंदे चाहिए होते हैं। उसकी फुप्पी का लड़का चाहे कितना भी क्या कहते हैं, कितना भी उसको उसका चहीता हो, एट द एंड ऑफ द डे वो किसी ऐसे शख्स को ज़रूर अपनी दुकान पे हायर कर लेगा जो कि उसको सेल्स, उसके ग्राहकों को जाने ना दे। तो हम बात ये करेंगे कि जो आपके साथ गड़बड़ हो रही है ज़िंदगी में, आपको काम नहीं मिल रहा या प्रमोट नहीं हो रहा है, तो उसमें कसूर किसका है? फेवरेटिज्म का है, मेरिट ना होने का है, या आपका कहीं ना कहीं कसूर है? मेरे साथ एक कॉर्पोरेट ट्रेनर मौजूद हैं जो कि सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, और हम इनसे जानेंगे कि इदारे में तरक्की का या नौकरी बचे रहने का राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम सैयद फैज़ान। फैज़ान पूरा नाम क्या है? सैयद फैज़ान व्हाट? सैयद फैज़ान अहमद। सैयद फैज़ान अहमद। अच्छा फैज़ान, ये बड़ा एक आम सा सवाल होता है ना कि भाई यहाँ तो मेरिट की तो कोई कदर ही नहीं है, या फिर हम कहते हैं कि उसकी तो कोई डिग्री नहीं है मगर उसकी तरक्की हो ही जा रही है। तो हम कंफ्यूज्ड हैं कि क्या मेरी किस्मत ख़राब है या मेरी हरकतें, है ना? तो आप मुझे बताएं कि पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल, वही जो सवाल भी मैं आपको बताई थी वो आप पे आऊँगी। पहले बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं, कब से काम कर रहे हैं? सो मेरा नाम है सैयद फैज़ान अहमद। मैं पिछले 6 साल से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और एग्जीक्यूटिव कोचिंग से वाबस्ता हूँ। तकरीबन 13 साल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, 3 फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के साथ काम करने का एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें शेल है, जिसमें जी है, जिसमें एक्सॉन मोबिल है। सो यस, जो आपने बात की इन सबको गो थ्रू किया है अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर भी, कि एक विक्टिम माइंडसेट भी देखा है और एक ये भी चीज़ देखी है कि जेन्युइन स्ट्रगल भी है टाइम कि आगे नहीं बढ़ा जा रहा। लेकिन मुझे लगता है 70% ऑफ टाइम्स इज अस नॉट अदर्स, राइट? यस, आई थिंक कि वो एक कॉमन हमारा एक बिलीव बन जाता है कभी कभार कि शायद मैं किसी ना किसी वजह से फेवरेटिज्म का शिकार
हो रहा हूँ या हो रही हूँ, जो भी है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लेकिन जनरली हम अपने आप को थोड़ा सा नहीं देखते या सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते। फनी चीज़ है हमारे मुआशरे में, बंदिश करा दी मुझ पे किसी ने, ये आजकल काफी ज्यादा चल रहा है कि मैं तो बचपन से बड़ी हो गई तावीज़, हमें या तो हम कहते हैं नज़र लग गई, भाई तुम्हारी अपनी हरकतें गड़बड़ हैं, तुमने बगैर सोचे समझे सारा पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, अब तुम्हें नज़र लग गई, जादू हो गया, बंदिश। तो ना सिर्फ फेवरेटिज्म के लिए हम परेशान हैं, हम इसलिए भी हमारे दिमाग में जा रहा है कि कहीं मुझ पर बंदिश ना हो। तो फैज़ान कहते हैं कि जी आपकी जो डिग्री होती है वो आपको इंटरव्यू टेबल तक लाती है, दैट इज़ इट। उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं जो आपको प्रमोट कराती हैं। फेवरेटिज्म को भी हम बात नहीं कर रहे और ना ही हम नेपोटिज्म की बात नहीं कर रहे। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है, हम पहले बिल्कुल शुरू से बात करते हैं, मेरे पास एक डिग्री आ गई है, आजकल तो अब डिग्री की भी जरूरत नहीं है, ऑल यू नीड इज टू बी सर्टिफाइड कि आपका स्किल अच्छा होना चाहिए। सर्टेन लेवल पे सर्टिफिकेशंस, लाइक अगर आप आईटी साइड पे हैं, कंप्यूटर की कोई स्किल्स हैं या कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये वाली सर्टिफिकेशंस, लेकिन बाकी चीज़ों में स्टिल डिग्री, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट में आपको डिग्री, तो मैंने डिग्री ले लिया, अब मैं पहुंची हूँ इंटरव्यू के लिए। क्या स्किल्स हैं जो कि एक बच्चा या एक स्टूडेंट या एक यंग वन अपने अंदर डेवलप करे ताकि उसको कम से कम इंटरव्यू में सक्सेस मिले? पहले हम इंटरव्यू की बात करेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे। सो आई थिंक इंटरव्यूज़ भी आजकल जो हैं वो डिफरेंट नौइयत के कंडक्ट हो रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं जिसके अंदर प्रॉपर रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, ये नहीं होता कि आपसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात पूछ लिया जाएगा या सिमिलर लाइक दैट। सो बेसिकली इट्स प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं कि प्रॉब्लम के अंदर आप कैसे उसका रिस्पांस दे रहे हैं, एंड देन फिर आपको जज किया जाता है कि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग किस लेवल पे ऑपरेट कर रही है। सो आई थिंक कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू एस करने के लिए यही ज़रूरी है कि हमारे पास सर्टेन लेवल का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर हो जिनमें हमने सर्टेन सिचुएशंस अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किए हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर किसी प्रोजेक्ट की सूरत में की हो या किसी और तरह से एक्सपीरियंस किया हो। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम उस इंटरव्यू हमारे पास कुछ हो बताने के लिए। यस, अपार्ट फ्रॉम योर डिग्री के अलावा व्हाट एम आई ब्रिंगिंग टू द टेबल। तो जो है ना कि व्हाट एम आई ब्रिंगिंग टू द टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलो ठीक है आपके पास डिग्री तो है। दूसरा मुझे लगता है आपका ज़ाहिरी, हाउ यू लुक, हाउ योर कॉन्फिडेंस, पर्सनल ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यस, एग्रीड। और आई थिंक हाउ यू लुक एंड हाउ यू बिहेव। एट टाइम्स मैंने ये भी देखा है कि बहुत अच्छे कैंडिडेट्स भी इंटरव्यू के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, जस्ट कंफ्यूज हो जाता है, डिड नॉट परफॉर्म। यस, कंफ्यूज्ड है और ओवर परफॉर्म, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस है ना। वो बातें कर रहे हैं जो कि आम जिंदगी में बेचारे बाद में बाहर निकल के सोचते हैं मैं क्या क्या बोल गया वहाँ पे, एंड देन यू लूज द अपॉर्चुनिटी कंप्लीटली। एंड आई थिंक टू मेरे साथ इस तरह के केसेस हुए हैं जिसमें वन फीमेल, शी वाज जस्ट कंफ्यूज या कंप्लीटली चुप हो गई थी वो, एंड लेटर ऑन शी कॉल्ड मी बैक एंड शी वाज क्राइंग। शी वाज क्राइंग कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं कुछ नहीं बोल सकी। एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, I have full support to you, but unfortunately it was a recording interview. Yeah, it was a recorded interview और मुझे तो उसी की बेसिस पे एक evaluation करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। सेकंड भी इसी तरह का एक सिमिलर केस था। he was a very good candidate, उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, उसके बाद प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे थे। आई थिंक आई वॉज थिंकिंग कि अगर मैं इसकी प्रोफाइल लेके बैठा हूँ तो मैं बहुत अच्छा इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ जो चीज़ें हैं, लेकिन अगेन ही कुड नॉट डू दैट। तो इसका मतलब वो फैज़ान कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्पीच, दिस ऑल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन आपने क्या क्या करके आए हैं। वो एक मैं बात अक्सर कहती हूँ कि अगर आप सोने की कान भी ओन करते हैं मगर आप उसको सेल नहीं कर पा रहे या आप उसको खोद के सोना नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो सोने की कान बिल्कुल बेकार है। तो आपकी जो है, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास डिग्री ज़रूर होनी चाहिए, दूसरा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका प्रोफाइल थोड़ा बिल्डअप करें जो कि स्टूडेंट्स कर सकते हैं बाय वॉलंटियरिंग, बाय पिकिंग अप सम प्रोजेक्ट, और तीसरा अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे काम करें। ओवर कॉन्फिडेंस ना हो मगर कॉन्फिडेंट हो। आई थिंक ये वो थोड़ा सा ना टाइम बाउंड एक चीज़ है। एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको आता है आपकी ये चीज़ बेहतर होती चली जाती है। आई थिंक हमें भी ऐसा लगता था, और ये डर जो होता है ना कि जैसी फ्रीट जो एक फीलिंग आती है जब स्टेज फ्रीट पे हम इसको कहते हैं, या हम यूजुअली लोग आके इंटरव्यू के अंदर सोशल एंजाइटी भी डिफरेंट, हर बंदे के एक डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करता है। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा बेहतर होती चली जाती है और आपको खुद भी अपने बारे में पता चल जाता है कि कितनी प्रिपरेशन आपके लिए सही है। सो आप ओवर भी नहीं करते, आप अंडर भी नहीं करते। इसका कोई प्रेपरेशन, क्या हम यूट्यूब पर इस तरह के पहले से वीडियोस देख के जाएं? It can be again कॉमन क्वेश्चंस के क्या जवाब दें, इंटेलिजेंट आंसर्स। आई थिंक प्रिपरेशन इज गुड, प्रिपरेशन इज गुड। आप अनप्रिपेयर्ड होकर ना जाएं।
तो मैं भी यही करता हूँ कि सर्टेन लेवल पे अब मुझे अपना पता चल गया है क्लियर कट के मैं कितना करूँगा तो वो ओवर होगा और कितना करूँगा तो वो अंडर होगा, तो मैं एक ऑप्टिमाइज लेवल के ऊपर प्रिपेयर ज़रूर करता हूँ किसी भी सेशन में, जिस भी टॉपिक पे बात हो रही है। हाँ। तो वो एक मेरा है, हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है। मेरा एक दोस्त था तो 2 घंटे बैठ के लाजमी करता था प्रिपेयर, अगर वो नहीं करता था तो वो अंडर परफॉर्म कर जाता था, तो उसको अपने बारे में पता था। और वो भी आपने ट्रायल एंड एरर से या जिंदगी गुजार के सीखा होता है इसी तरह से। अच्छा, अब हम बात करें, आपकी हो गई है नौकरी और आप लग गए जॉब में, ठीक है। व्हाट आर द स्किल्स जो कि यूजुअली बॉसेस के लिए डिजायरेबल होते हैं इन एनी कैंडिडेट? एक तो इंटरव्यू के लिए हो गया कि आपने हायर हो गए, आप अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, अपनी पर्सनालिटी की वजह से, नाउ यू आर वर्किंग। अब वो कौन सी कुछ चीज़ें जो अपने अंदर डेवलप करें इन ऑर्डर टू नॉट ओनली टू परफॉर्म बेटर, बल्कि लोगों की आप नज़र में आ सकें और कल को तरक्की के चांसेस हों तो आपका अप्रेजल अच्छा लगे? सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से ही फिर सफ़र का आगाज़ हो जाता है, जो या तो सफ़र का या नहीं सफ़र का हो जाता है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ये वाली चीज़ भी है ना कि वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़। जो जिस तरह आप लास्ट बात कर रही थी कि स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि दे कैन बिल्ड देयर पर्सोना इन दैट केस। यहाँ पे भी यही चीज़ है कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हेन यू एंटर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, तो अब आजकल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ काम नहीं हो रहा, दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग द कैंडिडेट्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग, फैसिलिटेशन, सेशंस, प्रोग्राम्स, इवेंट्स, तो बहुत कुछ एक्सपोजर आपको ओवरऑल मिल रहा होता है। सो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है वो कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन के अंदर हर चीज़ आ जाती है। So it is not written, verbal, non-verbal cues. हाँ, थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ आई। आपने कहा हर चीज़ आ जाती है, कुछ चीज़ टू नेम अ फ्यू। सो फॉर मी सबसे इम्पोर्टेंट तो वर्बल है, बट साथ साथ जो है वो विजुअल कम्युनिकेशन और इसको आप कहेंगे कि इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन का वर्ड मैं यूज़ करूंगा, क्योंकि उसके अंदर फिर 2-3 लेयर आएंगी ना। वर्बल भी उसमें फॉल कर जाता है, नॉन वर्बल भी फॉल कर जाता है, रिटन। आप किसको कह रहे हैं? विजुअल, जो आप अच्छे तरीके से अपनी राइटिंग्स को चार्ट्स की सूरत में डिस्प्ले, ग्राफिकल परफॉर्मेंस में स्क्रीन पे आप प्रेजेंट कर सकें। और ये तो आजकल इट्स मैंडेटरी, बिकॉज़ बहुत सारी मीटिंग्स हमारी जूम होती है और हम उसमें स्क्रीन शेयर करके फिर इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे को। सो वन स्लाइड पे अगर आप एक समझ लें 4-5 रिटन पेजेस को सम अप कर सकते हैं डाल के ज़बरदस्त तरीके से। यस, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि अक्सर औक़ात हमारे अब आजकल स्ट्रेटजी ऑन वन पेज का कॉन्सेप्ट भी आ चुका है, जिसके अंदर एक ही पेज पे पूरा बर्ड आई व्यू में दिखा भी देते हैं और वो इतना आसान भी हो कि वो समझ भी आ जाए। उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ भी हो, इस तरह करके हो, देन वी प्लान ऑन वन पेजेस। तो आप कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन में सबसे पहले आपकी ऑफ कोर्स स्पोकन, फिर आपकी विजुअल कम्युनिकेशन आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। और कौन सी आप कह रहे हैं लेयर्स होती हैं? फिर सो अगेन इम्पैक्टफुल मैंने वर्ड यूज़ किया। इम्पैक्ट यही है कि कोई भी कम्युनिकेशन चैनल आप यूज़ करें, चाहे वो वर्बल है, चाहे रिटन है, चाहे नॉन वर्बल है, लेकिन उसके अंदर इम्पैक्ट आना चाहिए किस तरह का कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो अगले तक पहुँचे भी और उसका लार्जर मीनिंग कम्युनिकेट भी हो। ऐसा ना हो कि मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ और आप उसका कुछ और मतलब समझ जाएं, या फिर आप उसका ऑब्वियसली जब आप मतलब कुछ और समझेंगे तो आपका रिस्पॉन्स भी आपकी कुछ और रहेगा। यस, जो मेरे लिए डिज़ायरेबल नहीं था। तो ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मैं स्ट्रगल भी देखता हूँ। एब्सोल्युटली, क्योंकि कम्युनिकेशन है यही कि आपको अपनी मर्जी का जवाब आगे से मिले। मैं अक्सर जब अपनी ट्रेनिंग्स करवाती हूँ मैं कहती हूँ तुम सब छोड़ दो, ये सोचो तुम्हारा इस पूरी कॉन्वर्सेशन का एंड गोल क्या है। गोल, क्योंकि कभी कभी हम उस कॉन्वर्सेशन में ना अपने आप को आगे बढ़ाने या सुपीरियर दिखाने के लिए वो बातें कर जाते हैं कि आगे वाले को हम लूज कर जाते हैं, क्योंकि हमें डिजायर्ड रिस्पॉन्स चाहिए। वो किस तरह होता है? बाय लिसनिंग टू देम फर्स्ट, सो बाय एक्टिव लिसनिंग और ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये भी एक चैलेंज है ना कि अगर मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ख़तरनाक वाली इंग्लिश यूज़ कर दूंगा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे पाकिस्तानी सेटिंग में मैं जैसे हर लेवल के, इवन मैंने अभी कुछ अर्से पहले ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन कराया था, आपको हर एक के साथ कनेक्ट करने के लिए मादरी ज़बान में ही बात करनी होती है। एज सून एज यू स्टार्ट स्पीकिंग उर्दू, सब कनेक्ट कर जाते हैं। और वही बात है ना, एंड गोल क्या है कम्युनिकेशन का। अंग्रेजी झाड़ना नहीं है। बोल भी रहे हैं तो आप सिंपल इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, जार्गन्स नहीं। यस, जार्गन्स नहीं, बहुत ही सिंपल रखें ना। अब हमारा एक कोलीग था, उसको कुरियर सैंपल पिकअप करवाता था, तो उसने उसको बड़ी ख़तरनाक इंग्लिश कर दी, उस बेचारे को समझ ही नहीं आई। उसका काम है सिंपल सैंपल पिक करना है, उसने आप सिंपल बोल दें कि पिक कर लें सैंपल, और ये हो सकता है, दिस इज डूएबल। लेकिन हमने तो सीखी होती है ना, हमें डिक्शनरी से हमने नए नए लफ्ज़ निकाले होते हैं, तो वो एक है ये। तो आपकी कम्युनिकेशन में चले हम इसको वो आ गई, वर्बल आ गई आपकी, वो आ गया विजुअल कम्युनिकेशन जिसकी बात कर रहे हैं आप, फिर आपके नॉन वर्बल क्यूज़। अच्छा, आई फील आपकी कम्युनिकेशन में आपका अटायर भी आता है। यस,
कहते हैं ना ड्रेस द वे यू वांट टू बी एड्रेस्ड, जिस तरह आप चाहते हैं। अब अगर मैं बालों में तेल लगा के चोटी डाल के और प्रिंटेड कपड़े पहन के चप्पल पहन के निकल जाऊंगी तो लोग मुझे अम्मा खाला बाजी बुलाएंगे। मैं इसलिए मैं निकलती हूँ सब मैडम कहते हैं, वाई? बिकॉज हम पहले अंदाज़ा लगाते हैं आगे वाला कौन है। सिमिलरली जब आप ऑफिस के एनवायरनमेंट में हैं या प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं मॉडलिंग के लिए जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ या मैं काम के लिए जा रहा हूँ। ये कितना इंपॉर्टेंट है। एंड हैव यू नोटिस दिस के जो जैसे कपड़े पहनते हैं हम उसको उसी तरह की इज्जत देते हैं। यस, ये परसीव भी वैसे ही होता है जो आप कह रहे हैं। और हाँ। दूसरा इसके अंदर ये चीज़ भी है कि एक अनवांटेड क्वेश्चनिंग इसके अंदर आ जाती है कि इफ़ जो आपकी जहाँ पे आप बैठे हैं जो सेटिंग है उसका एक डिज़ायर्ड ड्रेस कोड भी है, तो अगर आप उस डिज़ायर्ड ड्रेस कोड से आउट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस सेटिंग के अंदर फैंसी पार्टी का ड्रेस पहन के आ जाते हैं तो फिर आपसे आप यहाँ बटन खोल लेते हैं, अनवांटेड क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी जो कि उस सेटिंग में आपसे नहीं होगी। बिल्कुल, लोग आपको उसी तरह से फिर बिहेव करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें, एक लड़का है उससे एक बटन एक्स्ट्रा खोल ले, दैट इज इनअप्रोप्रिएट। एंड बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे फॉर्मल ड्रेसिंग होती है आप जीन्स नहीं पहनते, तो पीपल सी यू एज हाउ यू ड्रेस। नो मैटर आप कितना भी कहते हैं कि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कपड़े पहनूं, ऐसा नहीं होता। द रियलिटी इज कि पीपल डू जज, एंड इट आल्सो इंपैक्ट्स हाउ यू कम्युनिकेट एज वेल। ये आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। यस, और इस पे मतलब एक इम्पैक्ट पॉजिटिव भी आता है। अगर आप ऑब्वियसली इफ यू ड्रेस सो वेल तो एक वो होता है ना पॉजिटिव वाइब आपके अंदर क्रिएट होती है कि यू टेंड टू स्पीक मच बेटर। मैंने पर्सनली बहुत ही फील किया है। तो और दूसरा ये है इसके अंदर कि आपकी ड्रेसिंग से एक तो जजमेंटल वाला फीलिंग भी दे रहा है दूसरों को, और सेकंड ये है कि आप खुद भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर रहे हैं अपने अंदर। अच्छे से तैयार होने का कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। यस, दैट्स ट्रू। अच्छा, अब हमारी कम्युनिकेशन, तो एक तो पहला है कि वर्क ऑन योरसेल्फ, कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन के अंदर हमने जैसे हम कहते हैं ना कि पूरी कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% आपके स्पोकन वर्ड्स आगे वाले को याद रह जाते हैं, बाकी सब बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज होते हैं। तो जितनी बातें हम करते हैं उसमें से 7% सिर्फ आगे वाला रिटेन कर पाता है, बाकी वो ये याद रखता है कि फैजान ने कपड़े कैसे पहने थे एंड हाउ डिड आई फील मीटिंग दैट पर्सन। अब और कौन सी चीज़ें हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए या तरक्की के लिए ज़रूरी हैं? चापलूसी को हटा के, फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे कि सर चापलूसी असल में ना, हाँ चापलूसी तो वो एक डिफरेंट एम्बेट में चली जाएगी, वो एक हद तक ही आपको आगे लेके जा सकती है। बट आई थिंक कम्युनिकेशन और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी। अनदर वन फ्लेक्सिबिलिटी तो अडेप्टेबिलिटी, हाँ अडेप्टेबिलिटी भी कह सकते हैं, फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी आप कह सकते हैं। असल में थोड़ा सा फ़र्क सिर्फ ये है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी विद इन द पर्सनालिटी होती है और अडेप्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू योर वर्क होती है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हाउ यू बिल्ड रिलेशनशिप विद योर स्टेक होल्डर्स। नेटवर्किंग यस, दोनों तरह की, स्टेक होल्डर्स के साथ भी। और अच्छा, नेटवर्किंग में लोग अक्सर फेल हो जाते हैं। क्यों? दो तरह की नेटवर्किंग, एक तो है कि आपने अपने इर्द गिर्द कैसे अपना दोस्तों का वो बनाया झमगट्टा के आपके सारे काम आसान होते गए। दूसरा, हम जो ज़्यादा फंसते हैं नेटवर्किंग में, वो जो नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं ना फजूल, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी ऑफ एयर, कॉन्फ्रेंसेज में बुला लिया जाता है। आप उस पूरी कॉन्फ्रेंस में इसमें 200 लोग बैठे हैं, आप एक शख्स से दोस्ती करके नहीं उठ पाते। वहाँ पे फैज़ान क्या तरीका है कि नेटवर्क किया जा सके? क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आविश और मैंने विजिटिंग कार्ड देख लिया, यकीन करें विजिटिंग कार्ड कचरे के डब्बे में जाता है। डू यू हैव एनी आंसर टू दिस क्वेश्चन कि नेटवर्किंग की कैसे जाए कि वाकई लोग आपको याद रखें? यस, आई थिंक कि इसमें ज़रूरी ये है कि आप सेग्रीगेट करें कि कौन से इवेंट्स आपको अटेंड करने हैं और कौन से नहीं करने। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और जिस तरह आप कह रही थी और मैं कह रहा था, मेरा भी यही है कि मैं भी बहुत कंसर्न हूँ इस चीज़ से, क्योंकि अगर आपको सेम फेसेस हर जगह पे देख रहे हैं और उस पूरे इवेंट के अंदर हाँ जिसने पहले कोई फ़ायदा नहीं किया या जिसका मकसद ही कुछ नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे आया हुआ है सिर्फ अपना टाइम शायद अच्छा स्पेंड करने के लिए, लेकिन मैं वहाँ पे अगर गया हूँ किसी पर्पस से, तो मुझे पता है इस शख्स से नेटवर्क करने के बाद भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, या इस जैसे और लोग भी मुझे मिल जाएंगे। सो वहाँ पे आई थिंक इट डजंट वर्क लाइक दिस। तो मुझे सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है कि कौन सी वहाँ पे ऑडियंस आ रही है जिसके साथ मैं बैठ के नेटवर्क करना पसंद करूँगा। चले, अब एक ऐसी जगह आप गए जहाँ पे ऑडियंस अच्छी है, जहाँ पे लोग भी अच्छे हैं, एक स्पीकर आके बात करें, बहुत सारे लोग बैठे हैं, कैसे आप कनेक्ट करें, आइडेंटिफाई करें, या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाएं? सो बेसिकली इसमें यही होता है कि जो फॉर एग्जांपल या तो आप वॉक अराउंड करते हैं डिफरेंट टेबल्स के ऊपर, दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट, सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन शॉर्ट उसके अंदर हो जाता है। चाय पे कनेक्ट करते हैं, या चाय ऑब्वियसली जो लॉन्गर टॉक हो सकती है वो चाय के वक्फे पे हो सकती है, या ये होता है कि कभी कभार टी स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, तो वहाँ जाके थोड़ा कनेक्ट हो जाता है, या ऑब्वियसली लंच ब्रेक या इस तरह के ब्रेक्स के अंदर लॉन्गर इंटरवल्स में बात हो जाती है। लेकिन जनरली मैंने यही देखा है कि आप स्विच अगर करते हैं अपनी टेबल से दूसरी टेबल, क्योंकि अपनी टेबल पे तो आपको शायद 6-7 लोग ही मिल पाएंगे ना,
तो वहाँ से जब दूसरी टेबल पे जाएंगे तो मजीद डिफरेंट फेसेस मिलेंगे, यानी कि अपनी कंफर्ट जोन से निकलें और इनिशिएट करें कॉन्वर्सेशन, इनिशिएट करें। दिस इज़ द टफेस्ट पार्ट। अभी मैंने एक इवेंट अटेंड किया था तो उसमें तकरीबन 34 लोगों से मैंने कनेक्ट किया 9 to 5 के अंदर। पक्का कनेक्ट कर लिया? अभी भी आप लोग व्हाट्सएप पे हैं? जी जी जी, वी आर इन व्हाट्सएप। 12 to 13 पीपल आर विद मी ऑन द व्हाट्सएप। वही वाली बात हो गई कि 34 किया, उसमें से बहुत सारे फिल्टर भी तो हुए ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन क्या है, कैसे है, कैसे नहीं है। अच्छा, आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा कितनी सेल्फिश बातें हो रही हैं। मैं आपको बताऊं, बिजनेस नेटवर्किंग नॉट नेसेसरी कि आपको वो आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा या आपको बुला लेगा, लेकिन समटाइम्स द कनेक्शन हेल्प्स इन गेटिंग अदर कनेक्शन। आपका किसी ढंग के इंसान से कनेक्शन हो जाता है तो आपको फिर कोई और अपॉर्चुनिटी खुलती है। तो उससे फैज़ान, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं लोगों को नेटवर्किंग में ज़रूरी बात बताती हूँ, जाके अपना बिजनेस मत बेचना शुरू किया करें कि अस्सलाम जी मैं कैमरा मैन हूँ। नहीं, नोबडी केयर्स तुम क्या हो। कोई नॉर्मल बात, आइस ब्रेकिंग जैसा होता है ना कि आप ठंड आई नहीं अभी तक यार, या आप क्या करते हैं, आपको आइस ब्रेकर्स आने चाहिए। अच्छा, नेटवर्किंग के अलावा फैज़ान ये भी तो होता है कि जब आप प्रमोट करने का सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि ये बंदा बहुत किटकिट करता है, इसको गुस्सा जल्दी आता है, तो प्रॉब्लम सॉल्वर को ऊपर लेके आया जाए। तो हम आमतौर पे प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होते। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि डोंट बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बी द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। और सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्वर बहुत कम लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, हैव यू नोटिस दैट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी कल एक डिस्कशन में था, मैं आई वॉज इन अ ट्रेनिंग सेशन, तो वहाँ पे एक बात हो रही थी कि ब्लेम गेम की बात हो रही थी। सो हमारा एक टॉपिक था, उसमें ब्लेम गेम की बात हुई। तो वहाँ पे एक सवाल आ गया कि जब हम एक बंदा एक रोल से मूव होता है, दूसरा बंदा आ रहा होता है, तो उसमें हैंडिंग ओवर प्रॉपर होनी चाहिए, बट हर बार नहीं हो सकता ये। सो मैंने अपने करियर में 3 ट्रांजिशंस ऐसे किए हैं जिसमें मेरे से पहले या तो बंदा जा चुका था या वो ऑलरेडी मूव कर गया था दूसरे रोल पे। सो वहाँ पे आपको वो पूरा टाइम नहीं मिलता ना। सो अब वो वाला कोई मसला आ गया जो उस बेचारे ने या बेचारी ने हैंडल किया और वो उस वक्त नहीं इशू आया, आपके आने के बाद आ गया, तो अब वहाँ पे वो ब्लेम गेम सिचुएशन या वो बन जाएगी। सो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि आप उसको छोड़ दीजिए, चीज़ को स्टार्ट कीजिए रूट कॉज एनालिसिस या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जिस तरह आपने बात की ना कि प्रॉब्लम सॉल्वर बने, ताकि वो मसला बार बार ना आए। अच्छा, हम खुद ही ये चीज़ इनिशिएट करते हैं कि हम वहाँ पे कह देते हैं ये तो मेरा काम ही नहीं था, ये तो मुझसे पहले वाले का। तो वी स्टार्टेड दिस बाय आवरसेल्फ, यस, वी स्टार्टेड दिस बाय आवरसेल्फ, एंड देन फिर वो जब चीज़ हमारे ऊपर आती है, क्योंकि फिर जब आप ये स्टार्ट कर देंगे तो वो आएगा आप पे कि आपके ऊपर ब्लेम होगा ना कि गलती आपसे हुई है। तो वो साइकिल बड़ा ज़रूरी है किल करना, जिस तरह आप कह रही हैं कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए रादर देन बिकम द आइडेंटिफायर ऑफ प्रॉब्लम या ब्लेम स्टार्टर। फिर वो एंड में आपके ऊपर जब चीज़ आएगी तो फिर आपको बुरा लगता है कि ये मेरी तरफ क्यों घूम के आना शुरू हो गई। ये अच्छा, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा टॉपिक है, आप लोगों को शायद आइडिया हो गया होगा कॉन्वर्सेशन में कि दिस इज़ द टॉपिक आई एम वेरी पैशनेट अबाउट। बल्कि फैज़ान को जब मैंने अप्रोच किया, मैंने फैज़ान से कहा ये सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर है, हमारा ताल्लुक भी उसी हवाले से बना था। तो मैंने कहा फैज़ान, देयर आर थिंग्स आई वांट टू टॉक अबाउट, लेकिन मैं खुद ही बैठ के खुद ही जवाब नहीं देना चाह रही, तो आई वांट समबडी जिसके साथ मैं कॉन्वर्सेशन कर सकूँ। इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पे लोगों को सॉफ्ट स्किल्स नहीं आते या उनको इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं होते वो, और फिर सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं कि तरक्की नहीं हो रही। एक लास्ट बात फैज़ान मेरे जहन में जो थी, एंड फिर मैं आपसे एक कंक्लूडिंग कमेंट चाहूँगी। हमारे यहाँ लोगों को ना गॉसिप का भी शौक है, उस चक्कर में मारे जाते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस पॉलिटिक्स आपकी इतनी को ख़तरनाक होती है कि वो अच्छे करियर्स तबाह कर देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खामोश है, नेवर बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। व्हाट डू यू से अबाउट इट? यू कैन नॉट डू दैट एट टाइम्स। लेजिटिमेट इलेजिटिमेट दो तरह की पॉलिटिक्स है ऑर्गेनाइजेशन में। एक है लेजिटिमेट पॉलिटिक्स जो कि किसी हद तक थोड़ी बर्दाश्त हो जाती है। अच्छा, लेजिटिमेट पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है? लेजिटिमेट पॉलिटिक्स ये हो सकती है कि ये यूजुअली होता ही है कि एक सर्टेन साइलो के अंदर लोग ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल द नेटवर्क फॉर ग्रोथ, सो वहाँ पे एक वो इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स का एलिमेंट बिल्ड कर देते हैं, एंड देन इट बिकम्स पार्ट ऑफ इट कि अच्छा एक बंदा आगे मूव होगा तो वो अपनी जगह उसको रिकमेंड कर देगा, या दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम। अच्छी नेटवर्किंग कहूंगी मैं उसको, इसको कह सकती हैं, बट टू सम एक्सटेंट इट इज पार्ट ऑफ इट। सेकंड जो इलेजिटिमेट है वो गलत वाले एलिमेंट है, जिसके अंदर आप किसी को गिराने के लिए कर रहे हैं, ये वाली चीज़ करते हैं, या बहुत सारे लोग एक बंदे के अगेंस्ट हो जाएं, उसको रिपोर्ट कर दें फॉर नो गुड रीज़न, वहाँ पे विटनेस ज़बरदस्ती के बन जाए। तो ये वाली सारी चीज़ें जो लेजिटिमेट पॉलिटिक्स कहते हैं। तो आप लेजिटिमेट हद तक अगर फिर भी हैं दैट्स फिर भी बेहतर है, लेकिन अगर आप लेजिटिमेट वाली साइड पर तो सही नहीं है। लेकिन
at times you cannot avoid it because you're part of it. You are part of the organization. Either just leave the organization. You need to learn how to maneuver with it. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को या एनीबडी हु इज स्ट्रगलिंग और एनीबडी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बी पॉजिटिव. आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी टू बी पॉजिटिव, क्योंकि दो तरीके होते हैं चीज़ों को देखने का. ये आपका कैमरा. दो चीज़ें होती हैं, दो तरीके कार होते हैं एक चीज़ को ऑब्जर्व करने का, ये देखने का या रिएक्ट करने का. वन इज़ नेगेटिव, वन इज़ पॉजिटिव. अगर आप पॉजिटिव आउटलुक में चीज़ों को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते पॉजिटिव डायरेक्शन में बनना शुरू हो जाते हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट के बी पॉजिटिव विद थिंग्स दैट कम्स योर वे एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच फैज़ान, आपके वक्त का और इतनी मज़ेदार कॉन्वर्सेशन का. मैं आपको दोबारा कभी ज़रूर अगर तकलीफ़ दूंगी तो आप आइएगा हमसे किसी और टॉपिक पे, क्योंकि ये इतना वास्ट टॉपिक है और इसमें इतना कुछ है बात करने के लिए. तो अगर आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन से कोई एक शख्स मुस्तफ़ीद हो जाए तो मुझे लगता है कि हक़ अदा हो जाता है उस पूरे वक्त का. तो भाई आपने जाना कि ये सारी जो गड़बड़ें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, आप कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं. देखिए, किस्मत ज़रूर, अच्छा मुझे लगता है तकदीर होती है, किस्मत कोई चीज़ नहीं होती. कुछ होता है अल्लाह ताला की बस कदर होती है. अल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि पहले ऊँट बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कल करो. हम पहले ही तवक्कल करके बैठ जाते हैं, ऊँट हम नहीं बांधते. फिर जब ऊँट कोई चोरी करके ले जाता है तो हम कहते हैं जी हमारा ऊँट चोरी हो गया. आप अपने ऊपर काम कीजिए, इन्वेस्ट करें कुछ वक्त, नॉलेज, मतलब अपने आप को बेहतर करें. आप जिस कैटेगरी के शख्स होंगे ना, आपको उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे. अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी शख्स को मिलती हैं जो वो प्रिपेयर्ड होता है उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए. और मैं आपको बताऊं, व्हेन आई वाज अ किड, आई वाज अ वेरी शाय किड. मुझसे बात नहीं की जाती थी एक से दूसरे शख्स से, और आज देखें पूरी दुनिया से गप्पे लगाती रहती हूँ. तो यू कैन ऑलवेज चेंज. अगर आपका पास्ट कुछ था, डज नॉट डिटर्मिन योर फ्यूचर और योर प्रेजेंट. तो इस साल में हर बात मैं एंड में कहती हूँ, जो आने वाला साल है इसमें आप ये तब्दीली का साल होना चाहिए. और मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम्स थी पिछले साल, तो इस साल आप अपनी हरकतें चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम भी चेंज जाएगी. मेरी दुआ है कि ऐसा हो आपके लिए. मैं अब जाऊँगी किचन में और हम फिर बनाएंगे ग्रीक पोटैटोज़, जो कि वो भी झटपट रेसिपी है. तो मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद. मैं मौजूद हूँ किचन में और मेरे साथ जो होम शेफ़ मौजूद हैं वो एक और मज़ेदार चीज़ बना रही हैं. क्या बना रही हो सहर? आज हम बनाएंगे ग्रीक पोटैटोज़. आज हम बनाएंगे ग्रीक पोटैटोज़. अच्छा, हम बहुत इंटरनेशनल चल रहे हैं. पहले हमने वो बनाया, क्या बनाया? वॉलरॉफ किसी इंसान का नाम है? पता नहीं. तुम्हें भी नहीं पता क्या? नहीं, वॉलरॉफ बस सैलेड जो है. चिकन इमामुद्दीन सैलड भी तो हो सकती थी ना, वो क्यों नहीं होती हमारे यहाँ? उसमें क्या डलेगा ऐसे अगर ऐसा होगा? अच्छा बताओ क्या करें. चलो फजूल बातें नहीं. ये है आलू तुमने लिए छोटे छोटे, उनको 4 हर आलू को तुमने काटा. बिल्कुल. और ये बॉईल कर लिया. इनको ये हार्ड बॉइल्ड है. हाँ, हल्का सा बॉईल करना है ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए. ये इसमें तुमने क्या लगाया? इसमें मैंने इसको, अच्छा आप इसको विद स्किन भी ले सकते हैं. लेना मुझे भी विद स्किन ही था. और अगर आपको किसी ने छील के दे दी, जो मेरी हाउस हेल्प ने जो है ना वो पील कर दी. चलो कोई बात नहीं. अच्छा, उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा जो है वो सॉल्ट और ऑरिगेनो डाल के इसको छोड़ दिया. ठीक है. नहीं, आपने पहले आलू लिए, स्किन समेत इसको धो लिए. स्किन के साथ ही आपने इसको 4 टुकड़ों में काटा और बॉईल करके निकाल लिया. फिर आपने ऑरिगेनो डाला इसमें. ऑरिगेनो के साथ आपने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया और अभी मिक्स करके रेडी है. इसमें कोई ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है. अब मैं चूल्हा जलाऊं. क्या डाला है अब हमारे साथ? अब हम इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं. ऑलिव ऑयल है जी, या फिर हम बटर भी यूज़ कर सकते हैं. 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूँ. 1 टेबल स्पून. 1 टेबल स्पून डाल बस. बिल्कुल. 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल चला गया. ये कह रही हैं कि थोड़ा सा बटर भी डाला जा सकता है. और क्या डलेगा इसमें? अच्छा, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं ये कर देती हूँ आपके लिए. इसको इससे हम करेंगे ना? इससे करेंगे? इससे कर लेंगे. तो फिर आप पता है क्या करें? स्पैचुला से, रुक जा मैं आपको खिला देती हूँ. बस ये करना था ना आपको? जी बिल्कुल. देखा, मैं समझ जाती हूँ कौन क्या चाह रहा है. हाँ जी, अब क्या करना है? अच्छा, इसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, माविश सॉल्ट हम डाल चुके हैं. ठीक है. ऑरिगेनो भी डाल चुके हैं. यहाँ पे हमारे पास चाट मसाला है. ये कैसा ग्रीक है? इसमें चाट मसाला भी डलेगा? ये हमने थोड़ा सा अपना जो है वो इमामुद्दीन किया इसको. बिल्कुल. अच्छा, ये है सुमक पाउडर. ये हम क्या है? सुमक पाउडर. सुमक आगे क्या आपने कहा? पाउडर. सुमक तो मछली को नहीं कहते हैं? नहीं, ये मिडिल ईस्टर्न क्यूज़िन्स में यूज़ होता है और इसका थोड़ा टेंगी सा फ्लेवर आता है. खट्टाई है. काला नमक टाइप का है क्या?
नहीं, आप इसको टेस्ट करके देखिए। अच्छा बहुत सुमक, अच्छा। आर यू श्योर टेस्ट करके देख लूँ? पता चला अजीबो गरीबो। नहीं बहुत नहीं, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा टेस्ट करूँ। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। बहुत टेंगी डिफरेंट है, सा, बहुत डिफरेंट है। सुमक पाउडर हर जगह आराम से मिलेगा? बिल्कुल, बड़े स्टोर्स पे? बड़े स्टोर्स पे। ठीक है, सुमक पाउडर ले लिया आपने, ऑलिव ऑयल लिया है, ये चाट मसाला लिया, और ये हरा धनिया है। और ये लीमू है जी, ये लेमन जूस है, एंड में हम डालेंगे। अब क्या करना है? अब बस हम इसके अंदर ये स्पाइसेस इसी में हम इसमें डाल रहे हैं। ऐड करेंगे? जी, ओके, इसी में ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून। अच्छा, अगर ये हम दिखाना चाहें तो जी। और इधर से डालिएगा थोड़ा पीछे। हाँ सही है। 1 टीस्पून आपने डाला। पहले आप चीज़ें डालें, फिर आपको ये स्पैचुला दे दूँगी। ठीक है, ये डाला हमने। सुमक पाउडर डाल 1 टीस्पून। जी। अच्छा, चटपटे से बनेंगे? चटपटे से बनेंगे। ठीक है, बस अब हम इसको और हरा धनिया भी नहीं डालेंगे? अभी नहीं डालेंगे, एंड में डालेंगे। लेमन जूस भी एंड में मिक्स कर लें, आप इससे मिक्स कर लीजिए। और ये थोड़े से ऑलिव ऑयल में ये सौते होंगे? बिल्कुल। या प्रॉपर पकेगा, क्या करेंगी आप? नहीं, हल्का सा इनको सौते करेंगे हम। ऑल राइट। अगर आप चाहें तो आप ये ले सकती हैं, ये आपके लिए इनफ है। किस में निकाल रहे हैं हम इसको? डिश आउट कहाँ? आपको मैं दूँ कुछ? जी जी बिल्कुल। आई थिंक इसमें निकाल लीजिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, ये बस फटाफट सौते हुए। अच्छा, कैसा होता है ना साहल, अगर थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हों बिल्कुल, तो लोग भी इम्प्रेस, और आपके पास एक एक्स्ट्रा डिश आ जाती है। अच्छा, इसका भी ये है कि इसको भी आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ऐसे और कैसे? मतलब खाली ये और इसको अगर आप चाहें तो विप्ड फेटा के साथ, फेटा चीज़ जो है, अच्छा फेटा चीज़ उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फिर ये आपको क्रीमी फेटा चीज़ यानी कि डिप बना के? डिप बना के। क्या क्या डालें? फेटा चीज़ डाली, फिर उसमें ऑलिव ऑयल डालें थोड़ा सा, और उसको मिक्स कर लें बस ब्लेंडर में। जी जी जी। अच्छा, ब्लेंडर में? ब्लेंडर में होगा। उससे फोर्क से नहीं फेंट सकते? नहीं, फॉर्क से नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाहर होते हैं ना फेटा चीज़ हाँ, के। इसके जी, तो उसको हम ब्लेंडर में डाल दें ऑलिव ऑयल के साथ। जी, और उसके ऊपर फिर आप ये रख कर सर्व करें तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और अगर आप क्रीमी नहीं चाह रहे हैं तो फिर आप ऐसे ही इसको सर्व कर सकते हैं। आप किसी बारबेक्यू के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, जो सुमक पाउडर है, सुमक की स्पेलिंग होती है SUMAC? MAC, जी बिल्कुल। तो आपको बआसानी दस्तियाब होता है? बिल्कुल मिलेगा। और ये किन किन चीज़ों में डलता है? ये जितनी भी मिडिल ईस्टर्न चीज़ें हैं हमारे, उनमें सब में यूज़ होता है ये। अच्छा। और काफ़ी अच्छा जो है इसका एरोमा आता है सब। और अगर ये ना हो तो क्या करें? ना बनाएंगे जो? बताएं। अगर ये ना हो तो बस ये हमारा जो चाट मसाला हमने डाला है जी। अच्छा, ये फिर चटपटे से आलू बन जाएंगे। और फिर ये वाकई आप सही कह रही हैं, प्लेन डिप के साथ अच्छे लगेंगे। तो ये बताएं, थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग बनाने आती है? थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग अभी इसके साथ हम सर्व करें? मैं आपसे ऐसे पूछ रही हूँ कि बनाती हैं आप कभी? जी 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 बनती है। क्या डलता है एक मेयोनेज़ के साथ? अच्छा, क्या ऐसा कर सकते हैं मेयोनेज़ के साथ आपने केचप डाला जी, और 2-4 चीज़ डाल के थाउजेंड आइलैंड घर में बना सकता है? हाँ, वो कर सकते हैं। बताएं अगर आपको आती है तो। अब मैं क्या गलत सवाल कर दिया मैंने? अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या आउट ऑफ सिलेबस सवाल कर रही है मैं। ऐसी ना वैसे तो ख़ास एक्सपेरिमेंट नहीं करती, लेकिन थाउजेंड आइलैंड का चिली गार्लिक, हाँ मुझे बहुत पसंद है। मुझे हर चीज़ चीज़ी, क्रीमी, इस तरह की चीज़ें पसंद अच्छी लगती है। तो ये थोड़े से हो चुके हैं हमारे। अब हम इसको वैसे तो इतना आसान है, यूट्यूब पे आपको हर चीज़ की रेसिपी मिल जाती है या इंटरनेट पे। आपकी फेवरेट डिप क्या है जो फटाफट बना के आपको लगता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है? मुझे मायो गार्लिक बहुत पसंद है। गार्लिक में जी। अच्छा, गार्लिक का टेस्ट कितना अच्छा होता है ना, हर चीज़ के टेस्ट को इन्हांस कर देता है। बिल्कुल। आर वी डन? ओह, ये वाली हल्की सी कलर, ये जो कलर है नाइस। बस फ्लेम ऑफ करते हैं। फ्लेम ऑफ कर? जी, इट्स डन। अच्छा, डालेंगे। फ्लेम ऑफ करके अब लेमन जूस डालेंगे आप, क्योंकि हमें हल्की सी और खटास चाहिए। तो इसमें इसका मतलब है खटास ज़्यादा है।
चाट मसाला भी डाला आपने, नमक पाउडर भी डाला। क्या इसमें पार्सले डाल सकते हैं? पार्सले डाल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अक्सर इंटरनेशनल खानों में पार्सले, इटालियन में स्पेशली इसमें पार्सले ही डलता है। हाँ, हमने कोरिएंडर यूज़ किया है। कह रही मैं थोड़ा सा हमें बुला रहे हैं लोकल के इमामुद्दीन के साथ। अच्छा, हमारे नाम ऐसे क्यों नहीं होते? होता है कोई है हमारे मुसलमानों वाले नाम डिशेस के? नहीं है ना? हलीम, हलीम तो वो तो मुगलाई है ना, नाम जैसे हलीम। एक वो डिश है ना जिसमें ऐसे होता है ना सीजर सैलड या जी बिल्कुल इस तरह की चीज़ें होने चाहिए। अब आप बनाएं कोई जैसे सहर स्पेशल, सहर की आप कह रही हैं ना मैं क्रिएट करती हूँ रेसिपीज, तो अब इसी तरह के आपकी बेटियों के नामों पे रख दें। बेटे का आपका क्या नाम है? मोहम्मद रयान। रयान नहीं, अच्छा नहीं लगेगा मोहम्मद रयान नाम की कोई डिश। और बेटी का नाम है, बेटियों के नाम है अंतालिया। ये ज़रा साउंड डिश के हिसाब से कोई डिज़र्ट बन सकता है। क्या नाम है? अंतालिया। अंतालिया वो टर्की सा ही है। और दूसरे का? आनिया। आनिया, अंतालिया, आयरा। आयरा। तो अंतालिया का नाम आपने इतना वो रख लिया, बाकी आनिया, आयरा। उनको अफसोस नहीं हो रहा कि अम्मा ने सारी मेहनत एक ही बच्चे के नाम पे कर दी? बच्चे के नाम पे पहली थी वो? पहली थी। राइट। ये बताइए कि वी आर डन हियर। चलो भाई, हमारे दावत का सामान तैयार है, बस इसमें हमें क्रोसॉन्स अगर होते तो क्रोसॉन का सैंडविच हम इसके बना सकते थे। बिल्कुल इसके बना सकते थे। ठीक है, और ये हमारी वेजेस भी तैयार हैं जी, आप कैमरे में देख सकते हैं। अच्छा भाई, ये बताइए कि सिंस आज आपका इस सिलसिले में 2 ही प्रोग्राम्स का वादा हुआ था, आप बताएं हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मज़ा आया? जी बहुत मज़ा आया, और इंशाल्लाह आगे भी कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो आई वुड लव टू। हाँ, आज फाइनली इन्होंने बातें की हैं। पहले दिन तो अच्छा होता है, फर्स्ट डे हम कैमरा के आगे थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं। क्या चीज़ आपको अच्छी लगी हमारी टीम की, जो हमने आपको बार बार चाय का पूछा और आप मना करती नहीं, वो अच्छी लगी बात? नहीं, ओवरऑल पूरा आपके जी सब आपके स्टाफ अच्छा, बहुत अच्छा। ये अगर हम पीछे कर लें और इसको हम आगे कर लें, ओवरऑल हमारा स्टाफ सब अच्छा है? जी चलो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, सबको फुल मार्क्स मिल रहे हैं। चलें, ये दिखा लेंगे। थैंक यू सो मच सहर, आपके आने का, मज़ेदार रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करने का, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी आई तो हम आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे और फिर आप आके हमें कोई और मज़ेदार सी चीज़ सिखाइएगा। तो जनाब, अगर आप सहर को सहर से ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो कैफेनियो एंड ग्रिल के नाम से उनका पेज मौजूद है। आपको मतलब आसानी से मिल जाएगा। कैफेनियो की स्पेलिंग है KAFENIO N ग्रिल। तो बाय सहर माजिद, SAHAR सहर MIMAJID माजिद। तो आप सहर से ऑर्डर कर सकते हैं। सहर बहुत मज़ेदार चीज़ें बनाती है। उनका हुम्मस प्लेटर मुझे हमेशा बहुत मज़ेदार लगता है, बल्कि मैं प्लान कर रही हूँ दोबारा सहर करीब ऑर्डर कर रही हूँ। सहर के पास से बहुत सारी चीज़ें, वॉट एवर आई ऑर्डर्ड टिल डेट, हर चीज़ मज़ेदार होती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। जो सहर ने बनाना सिखाया है वो अपने घर में ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, घर वालों को इम्प्रेस कीजिएगा। अगर आप एक नई बहू हैं और इम्प्रेस करना चाह रही हैं तो इस तरह की सैलड वैलड बना के रखा करें। लोग सोचते हैं कि भाई क्या बहू लेकर आए हैं, बाद में भले आप कुछ भी करती रहिए। मैं इजाज़त चाहूँगी, आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। एक आखिरी बात, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अब नई नॉलेज सीखने पे तवज्जो दीजिए। जो हम ये नहीं कह सकते कि मैं ऐसा ही हूँ या ये ऐसा ही है। इंसान के अंदर हमेशा एबिलिटी होती है टू अडेप्ट एंड चेंज। हम बहुत रेजिलिएंट हैं, हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा वाइज हैं जितना हम अपने आप को समझते हैं। तो अपने आप को उस डब्बे में बंद मत रखें या कुएं के मेंढक बनने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लोर योरसेल्फ, आप बहुत आगे जा सकते हैं। आपकी पूरी किस्मत आपके अपने हाथ में होती है। तो कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।